हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारतीय विचारक एवं उनका शिक्षा दर्शन। ठीक है, जिसमें से आपके एग्जाम में 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपके भारतीय विचारक में स्वामी विवेकानंद आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके गिजू भाई बधेखा आते हैं और उसके बाद महात्मा गांधी आते हैं। ठीक है, तो इन 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भारतीय विचारक हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद में आपको टॉपिक डिस्कस करना है भूमिका व परिचय, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, शिक्षक और छात्र के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, उनके अनुसार अनुशासन व दंड किस तरीके से होना चाहिए, स्त्री शिक्षा व जन सम्मान शिक्षा के बारे में इन्होंने अपने अनुसार क्या बोला है, उपादेयता क्या है। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से आपका स्वामी विवेकानंद के बारे में पूरा स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से आप कॉपी में नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद अतीत काल से भारत भूमि अनन्य ऐसे प्रतिभाशाली सपूतों की जननी रही है। ठीक है, जिनमें भारतीयता एवं जन कल्याण की भावना का जज्बा हमेशा से बुलंद रहा है। उन्हीं महापुरुषों में से स्वामी विवेकानंद जी का नाम अग्रगण्य है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अभी देखिए इम्पोर्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के संपन्न परिवार में हुआ था। पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के संपन्न परिवार में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को कहाँ पे हुआ था? तो कलकत्ता के संपन्न परिवार में हुआ था। पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त प्रसिद्ध, जो कि वकील है, और माता जो थी वो धार्मिक। अब देखिए यहाँ से क्या कह रहा है कि बालक नरेंद्र दत्त पर घर के ही सौहार्द, ठीक है, एक मिनट, सौहार्दपूर्ण वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ा था। अब देखिए यहाँ लिखा है बालक नरेंद्र दत्त। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो विवेकानंद है उनका वास्तविक जो नाम था वो क्या था? नरेंद्र दत्त था। क्लियर? आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि जो उनका वास्तविक नाम था विवेकानंद का वो नरेंद्र दत्त था। ठीक है, बालक नरेंद्र दत्त की प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय में पूर्ण हुई। अत्यंत प्रखर बुद्धि के होने के कारण उन्होंने कई धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। आप देख सकते हो जो उनका मानसिक क्षमता था इतना ज्यादा था कि उन्होंने जितने भी धार्मिक ग्रंथ थे उसको कंठस्थ कर लिया था, याद कर लिया था। ठीक है, उन्होंने बांग्ला भाषा का विशेष ज्ञान था। कॉलेज से स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के विचारों से प्रभावित होकर उनकी सेवा में संलग्न हो गए। ठीक है, गुरु की मृत्यु के पश्चात जन शिक्षा के लिए 1886 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और भ्रमण करके उनकी विचारधारा का देश विदेश में प्रचार करने लगे। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ये, जिसमें यहाँ से आप देख सकते हो कि वह दक्षिणेश्वर, ठीक है, वह दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के विचारों से, इनके गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, उनके विचारों से प्रभावित हुए। और जैसे ही गुरु यानी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई तो वो
1886 में जन शिक्षा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रश्न ये भी आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो नरेंद्र दत्त या स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, 1886 ईस्वी में। और भ्रमण करके उनकी जो भी विचारधारा थी रामकृष्ण परमहंस की, उसका देश विदेश में प्रचार प्रसार किए। ठीक है, अपने गुरु की शिक्षा के प्रचार क्रम में स्वामी जी ने यूरोप, इंग्लैंड, पेरिस का भ्रमण किया और 4 जुलाई 1902 को नश्वर शरीर त्याग कर हमेशा के लिए भारतीय मानस में अविस्मरणीय हो गए। मतलब कि भूलने वो कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। तो देखिए वो बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किए। तो देखिए उनकी मृत्यु कब हुई, तो 4 जुलाई 1902 को नश्वर शरीर यानी उनकी मृत्यु हो गई। क्लियर। तो उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को और उनकी मृत्यु हुई 4 जुलाई 1902 को। चूँकि स्वामी विवेकानंद वेदांत से प्रभावित थे और उनके जीवन दर्शन में 2 प्रमुख लक्ष्य थे। 2 प्रमुख लक्ष्य कौन कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फर्स्ट मानव कल्याण और सेकंड सर्वधर्म समभाव। ठीक है, मानव कल्याण और सर्वधर्म समभाव। क्लियर। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, तो हम लोग एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंचते हैं। ये रास्ते 4 वर्गों में हैं, कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग। उनका स्पष्ट मत था कि संसार की सहायता करने से हम अपनी सहायता करते हैं और दूसरों के लिए किए गए कार्य का प्रभाव हमें शुद्ध करता है। देख सकते हो बहुत ही अच्छा उन्होंने लाइन बोला है। उन्होंने कहा है कि हम अगर एक लक्ष्य पे पहुंचते हैं, ठीक है, किसी भी एक अपने एम्स यानी लक्ष्य पे पहुंचते हैं, तो उसके 4 रास्ते होते हैं। ठीक है, अब उसके 4 रास्ते कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जो उसके लक्ष्य होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है कर्म मार्ग, ठीक है, कर्म का मार्ग। सेकंड होता है प्रेम का मार्ग, ठीक है। थर्ड होता है ज्ञान का मार्ग और फोर्थ होता है धर्म का मार्ग। तो इन 4 की वजह से हम अपने लक्ष्य पे पहुंचते हैं। और उन्होंने ये बोला कि अगर हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमारा जो हमारा कार्य, जो भी हम कार्य करते हैं वो बिल्कुल उसका प्रभाव जो होता है वो शुद्ध होता है, शुद्ध हमें करता है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या बोला। स्वामी विवेकानंद ने अपने 2 प्रमुख लक्ष्यों को पूरा करने में शिक्षा को सशक्त माध्यम माना। जो उनका 2 शिक्षा था, मानव कल्याण और सर्वधर्म समभाव। तो इसका जो उन्होंने साधन माना वो शिक्षा को ही साधन माना। ठीक है, उनके शिक्षा दर्शन की मुख्य बातें इस प्रकार थी। तो चलिए जानते हैं कि विवेकानंद के अनुसार, नरेंद्र दत्त के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट लाइन में बोला कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में मतलब ठूस कर भर दिया जाए। ऐसी शिक्षा केवल जानकारी का ढेर मात्र है। सच्ची शिक्षा तो वो है जो मानव निर्माण की शिक्षा है। मतलब कि जो मानव निर्माण करता है वही शिक्षा है। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, उनका मत है कि शिक्षा को जबरदस्ती अपने दिमाग में भरना नहीं चाहिए। ठीक है, शिक्षा तो वो है जो मानव निर्मित हो। क्लियर। अब देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है उनके अनुसार। तो मानव में पूर्णता का विकास करने के लिए कुछ बातें जरूरी हैं। शारीरिक विकास। स्वामी जी का मानना था कि वर्तमान में ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां दृढ़ व स्नायु फौलाद की तरह कठोर हो। ठीक है, चारित्रिक विकास कैसा हो, तो स्वामी जी मानते थे कि चरित्र अमूल्य धरोहर है। इसके विकास से मनुष्य के संस्कार परिष्कृत होते हैं और मनुष्य का नैतिक व धार्मिक उत्थान होता है। व्यवसायिक उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति हो और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। क्लियर। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ताकि विश्व के सभी लोग प्रेम स्नेह के बंधन में बंध सके।
ठीक है। अब देखिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो शिक्षा में ऐसे विषयों का समावेश होना चाहिए जो शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने में जो भी लक्ष्य है उसको पूरा करने में सहायक हो। उनके अनुसार शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, महापुरुषों की जीवनी, व्यवसायिक शिक्षा, पाश्चात्य ज्ञान व मातृभाषा व आंग्ल भाषा का ज्ञान जरूरी है। अब इस पे आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक लक्ष्यों में कौन कौन से बिंदु जोड़े जा सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्वामी जी का मानना था कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता का तत्व विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त वाद विवाद, तर्क, व्याख्या द्वारा तथा व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श द्वारा शिक्षण कार्य संपन्न किया जाना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शिक्षण विधि जो होनी चाहिए वो एकाग्रता मतलब उसमें होना चाहिए, वाद विवाद भी होना चाहिए, तर्क भी होना चाहिए, व्याख्या भी होना चाहिए, ठीक है, और परामर्श और व्यक्तिगत निर्देशन भी होना चाहिए। अब देखिए शिक्षक और छात्र में संबंध कैसा होना चाहिए, तो शिक्षा की प्रगति तभी संभव है जब गुरु और शिष्य में मित्रतापूर्ण संबंध हो, और जो शिक्षक होना चाहिए वो पथ प्रदर्शक यानी शिक्षण के रूप में जो कार्य करे वो पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक बनना चाहिए एक विद्यार्थी के लिए। और उनका मत था कि शिक्षक बालक को अपने ढंग से अग्रसित होने के लिए सहायता हेतु दार्शनिक मित्र व पथ प्रदर्शक होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इनके अनुसार अनुशासन व दंड क्या है, तो वह विद्यार्थियों को शारीरिक दंड के घोर विरोधी थे। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दो ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके, इसलिए स्व अनुशासन का ही अवसर देना चाहिए, ठीक है, और कठोरता के बजाय सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी इसमें दंड का घोर विरोध होता है, ठीक है, इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए, सहानुभूति पूर्ण तरीके से इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि आप स्वयं सोचें कि वर्तमान शिक्षा परिदृश्य में छात्रों को अनुशासित करने एवं पढ़ने के लिए प्रेरित करने में दंड देने की घटनाएं बढ़ रही है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संकलन करें और उस पर अपना मत लिखें। अब देखिए स्त्री शिक्षा व जन सामान्य शिक्षा, उनका मत था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है। उनके उत्थान के बिना देश व समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता। जन सामान्य की दशा में सुधार के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किए। मैं समझता हूँ कि जन साधारण की उपेक्षा महान राष्ट्रीय पाप है और जो हमारे पतन के कारणों में से एक है, तो इसलिए सभी को शिक्षा सामान्य रूप से देना चाहिए। उपयुक्त चर्चा से हमने जाना कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्बलता का निवारण करना है। असफलताएं जीवन का सौंदर्य है, इन्हें प्रेरक रूप में समझना चाहिए, ठीक है, और जो भी असफलताएं प्राप्त है उन्हें सफलताओं में चेंज करना है, परिवर्तन करना है। छात्र को केवल माहौल एवं मार्गदर्शन दे ताकि उनमें स्व अध्याय की आदत विकसित हो। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया, ठीक है। आप स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों को आज के परिप्रेक्ष्य में अनुपालित किया जाना चाहिए ताकि भारत को विश्व स्तर पर शिक्षा के माध्यम से पुनः पहचान कायम हो सके। अब देखिए स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की संकल्पना क्या थी, स्वामी विवेकानंद ने स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या मत था, तो बिल्कुल अभी जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब यहाँ से देख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्ट हो गए। तो गाइज आज हमने डिस्कस किया स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो देखिए सबसे मेन यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि स्वामी विवेकानंद प्रथम भारतीय विचारक थे, ठीक है। प्रश्न यही आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद कितने नंबर पर वो भारतीय विचारक है, तो प्रथम है, जिन्होंने 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में ऊर्जपूर्ण व्याख्यान दिया है, जिससे प्रभावित होकर अनेक अमीर अमेरिकी वासी उनके शिष्य बन गए। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जो ये पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।